बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोई। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य में बजट और टैक्स सिस्टम के लिए लिखते हैं कि सूर्य जिस तरह से पृथ्वी से जल ग्रहण कर लेता है और पृथ्वी पर सूखा भी नहीं पड़ता, ठीक उसी जल को बारिश के रूप में धरती को लौटाकर उसकी गोद को फसलों से हरा भरा कर देता है। ठीक उसी प्रकार राजा को टैक्स लेना चाहिए और जनता को बजट के रूप में उसे लौटा देना चाहिए। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज का दिन बजट का दिन है। बजट पर तो बात करूंगा ही कि कैसे पूरे देश के टैक्स के पैसों से बनने वाले बजट में किसी खास समुदाय को विशेष छूट दी जाती है, विशेष सुविधा दी जाती है। इसका इतिहास और भूगोल क्या है, कैसे कांग्रेस ने इस देश में एक नई परंपरा शुरू की। लेकिन उससे पहले प्रयागराज धर्म संसद से जुड़ी कुछ अपडेट और खबर आपको बता दूं। कल के कार्यक्रम में मैंने आपको 29 जनवरी को प्रयागराज में हुए धर्म संसद और इसकी मांग को बताया था। अल्पसंख्यक शब्द और भारत में इसके एंट्री का पूरा इतिहास और वर्तमान स्थिति बताई थी। आज इस पर कुछ नया समाचार है, सोचा कि वो भी आपको बता दूं। प्रयागराज से संतों और सनातनी हिंदुओं ने भारत सरकार से ये मांग की है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके साथ ही देशवासियों से एक अपील भी की है कि देशवासी सनातनी हिंदू अब हिंदू राष्ट्र लिखना शुरू करें, यानी जहां नागरिकता या देश से संबंधित कोई डाटा भरना हो वहां देश के कॉलम में ये लिखें हिंदू राष्ट्र भारत। वहीं दूसरी मांग थी कि हेट स्पीच और गांधी को अपमानित करने का आरोप लगाकर जेल में बंद किए गए 2 संतों यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र त्यागी को मुक्त किया जाए। वहीं तीसरी मांग है कि अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म किया जाए और धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए कड़ा कानून का प्रावधान किया जाए। हिंदुओं को 5 बच्चे करने की इजाजत देने समेत गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानने की मांग भी की गई। इस धर्म संसद की गूंज तो पूरे देश में सुनाई दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां पूरा सेकुलर गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेसी और वामपंथी समेत मौलवी मौलाना सन्नाटे में हैं, वहीं लुटियन मीडिया इसे भी हेट स्पीच बताते हुए छाती पीट रहा है। एक तरफ हरिद्वार, दिल्ली और रायपुर में हुए धर्म संसद में दिए गए बयान को हेट स्पीच बताते हुए पूरा सेकुलर गिद्ध गैंग एक सुर में चिल्ला रहा था। कोई कोर्ट जा रहा था तो कोई बयान पर बयान दे रहा था। पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक के मीडिया में धर्म संसद चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रयागराज धर्म संसद के बाद सभी बिल्कुल चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो ये देखकर दंग था। जब इसके कारण जानने का प्रयास किया तब पूरा मामला समझ में आया। आप भी अगर अपने थर्ड आई और सिक्स सेंस का प्रयोग कर देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। दरअसल इस बार संतों ने, सनातनी हिंदुओं ने वो मांग खुलकर कर दिया जिसकी चर्चा आपसी बातचीत और बंद कमरे में होती थी। लेकिन इनके सन्नाटे का कारण ये भी नहीं है। इस पर भी ये चिल्लाते और हंगामा करते। कांग्रेस और वामपंथ का वकील गैंग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाता। लेकिन इस बार इनके चुप्पी का कारण है इनकी दुखती नस पर संतों ने हाथ रख दिया, और वो था अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की मांग। अगर ये कोर्ट जाते तो अल्पसंख्यक के मामले पर बहस छिड़ जाती, पूरे देश में चर्चा होने लगती और कांग्रेस की कलई खुल जाती कि कैसे अपने वोट बैंक और राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला, जो संविधान में था ही नहीं। यही नहीं, अल्पसंख्यक की परिभाषा ही बदल दी गई। इसे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षा के लिए कवच के रूप में दे दिया गया, जिस पर संसद और संविधान नहीं बल्कि पीएम की मनमर्जी चलती है। और यही दुखती रग इनके चुप्पी का कारण बन गई। इन्हें पता था कि अगर इन्होंने चोंच खोला तो महंगा पड़ेगा और धारा 370 की तरह इसे भी खोना पड़ सकता है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि ये बिल्कुल चुप हैं। इस बार ये नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन इनके जो मुखपत्र हैं वो बोल रहे हैं, यानी लुटियन मीडिया इस धर्म संसद पर खूब छाती पीट रही है। कई बड़े चैनल और अखबार की हेडलाइन थी, प्रयागराज धर्म संसद में फिर हेट स्पीच। कई जगह ब्रेकिंग चली, गांधी को फिर कहा गया अपशब्द, गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार। लेकिन कुछ चैनल और अखबारों को छोड़ दें तो इस खबर को कहीं भी विशेष प्रमुखता नहीं दी गई कि संतों ने हिंदू राष्ट्र की भी मांग की है। कहीं भी इसे हेडलाइन नहीं बनाया गया कि अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा खत्म करने की मांग की गई है। कहीं भी इस मुद्दे पर बहस नहीं की गई कि सबको राइट टू स्पीच है, सबको बोलने का हक है। अब इस पूरी साजिश, सोच और चाल को समझिए कि यूपी में चुनाव है और ऐसे में चुनावी माहौल को देखते हुए ये सभी लिबरल गैंग चुप हैं। लेकिन जिस मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है, वही मीडिया इनकी ही भाषा बोल रहा है। साथ ही इससे भी बड़ा कारण यह है कि अब तक संत और सनातनी हिंदू ये कह रहा था कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, अब कह रहा है कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमें प्रताड़ित करोगे तो हम भी प्रताड़ित करेंगे, हिंदू को अपशब्द कहोगे तो तुम्हें भी अपशब्द सुनना पड़ेगा। और यही बात इस बार इन्हें क्लीन बोल्ड कर रही है। अब जरा आपको लेकर चलता हूं बजट पर। बजट जो पूरे देश के आय व्यय का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक खाका होता है। लेकिन इस बजट को भी आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं थी, नहीं इनके लिए अलग से कोई विभाग था। ऐसे में इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन साल 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, अल्पसंख्यक आयोग बना तो इसके लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया गया। उस समय भी इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया। कारण यह था कि यह आयोग कल्याण विभाग के तहत आता था। लेकिन 1993 में 473 करोड़ रुपए दिए गए थे कल्याण विभाग को, जिसमें अल्पसंख्यक की भी हिस्सेदारी थी, जिसमें आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बाल समेत कई लोगों के लिए बजट शामिल था। 29 जनवरी 2006 में मनमोहन सरकार ने तो हद कर दिया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ही अलग बना डाला। इसके तहत केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग समेत सभी 12 राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण आ गए, यानी माइनॉरिटी के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय बना दिया गया। अब इसे समझिए कि पहले फरवरी महीने की अंतिम तारीख को बजट पेश होता था और इससे ठीक एक माह पहले अलग मंत्रालय बना दिया गया 29 जनवरी 2006 को। मकसद था अलग से बजट का प्रावधान करना। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया और पहले ही अल्पसंख्यक बजट में करीब 2000 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें 229 करोड़ 47 लाख रुपए तो ठोस तौर पर दिए गए, जिसमें मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को 200 करोड़ दिए गए, जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना और उसे लागू करना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त कॉरपोरेशन के लिए 16 करोड़ 47 लाख रुपए दिए गए, जिसका उद्देश्य है मुस्लिमों को उद्योग के लिए लोन देना। वहीं उर्दू भाषा राष्ट्रीय काउंसिल के लिए 13 करोड़ रुपए दिए गए, जो उर्दू को बढ़ावा देने के लिए था। इसके अलावा 2006 में अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत कक्षा 1 से पीएचडी तक के छात्रों के लिए सरकार छात्रवृत्ति देती है। इसके लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं है, यानी आप बूढ़े हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यही कारण है कि आजकल हर चैनल पर आपको मुस्लिम स्कॉलर बहस करते दिख जाते हैं। इसके तहत मुफ्त शिक्षा के अलावे 100 रुपये प्रति माह से लेकर 1200 रुपये प्रति माह और 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक दिए जाते हैं। इसके तहत पूरे देश के लाखों मुस्लिम लड़के पढ़ें या न पढ़ें, छात्र बनकर छात्रवृत्ति जरूर लेते हैं, जिसमें हर साल एक बड़ी राशि खर्च होती है। इसके अलावा जिन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग हैं, वो अलग से इनके लिए फंड देते हैं। कांग्रेस की बनाई नीति आज भी लागू है और पिछले साल भी इसके लिए 4,810 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार का इंतजार है कि कितना दिया जाएगा।
यानी अब आप खुद सोच लीजिए, देश के अल्पसंख्यक टैक्स देते हैं एक बार और लाभ लेते हैं 3 बार। पहली हिस्सेदारी पूरे बजट में, दूसरी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक बजट में और तीसरी हिस्सेदारी राज्यों के अल्पसंख्यक बजट में। यहां हिंदुओं की हालत है कि आमदनी 58, खर्चा रुपया, और दूसरी तरफ है खर्चा 54, आमदनी रुपया। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।